हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करा दिया है। यानी गुलाम वंश के शासकों का क्रम वाइज हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है और गुलाम वंश के शासकों के बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर खिलजी का शासन शुरू होता है। यानी खिलजियों का शासन शुरू होगा और खिलजियों ने दिल्ली सल्तनत पर बहुत कम समय तक शासन किया था। यानी सबसे कम समय तक अगर किसी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था वो खिलजी थे। खिलजियों ने लगभग 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, लेकिन इनका जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा देखा जाता है और खास करके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक विस्तार करने वाला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र को बहुत ज्यादा दूर तक विस्तृत किया और इसने बहुत बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। इसने जो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त थे उसकी तरह की पॉलिसी को अपनाया। यानी जैसे समुद्रगुप्त ने उत्तर भारतीय राजाओं को अपने अधीन कर लिया था और उन पर शासन करता था, जबकि दक्षिण भारतीय शासकों को उसने हराकर पराजित करके उनको टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया था। तो इसी प्रकार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने शासनकाल में अपनाई थी। तो चलिए आइए देखा जाए कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर खिलजियों ने शासन किया, उन्होंने कौन कौन सी नीतियां चलाई, किन किन क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधिकार में किया। इन सारी चीजों को विस्तार पूर्वक देखा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं आज खिलजी वंश, जिसका शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। इसने ही अंतिम जो गुलाम वंश के शासक क्यूमर्स की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। खिलजी लोग जो थे वो मूलतः तुर्क थे, लेकिन वो इलबारी तुर्क नहीं थे। यानी बलबन जिस तुर्कों के वंश का था उस तुर्क वंश के ये लोग नहीं थे। खिलजी शासकों की सत्ता मुख्यतः शक्ति पर आधारित थी। यानी इन्होंने अपना जो सत्ता स्थापित किया था वो पूरी तरह से ताकत के दम पर स्थापित किया था। इस वंश में धर्म का राजनीति के से पृथककरण का उद्घोष किया गया। यानी इस वंश के शासकों ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। यह निम्न वर्ग के मुस्लिमों का उच्च वर्ग के मुस्लिमों के खिलाफ भी विद्रोह था। इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि जो खिलजी लोग थे वो निम्न कुल के मुसलमान थे और इन्होंने जो उच्च कुल के मुसलमान थे उनके खिलाफ विद्रोह किया था और उनको परास्त करके अपनी सत्ता स्थापित कर थी। इसके अलावा देखिए, खिलजियों ने न जनता, न अमीर वर्ग और न ही उलेमा का समर्थन प्राप्त किया। यानी खिलजियों ने जबरदस्ती सत्ता को प्राप्त किया था। इसकी वजह से इनको न तो जनता का समर्थन था, न उलेमा का समर्थन था और न ही अमीर लोगों का समर्थन था। खिलजी वंश के किसी भी सुल्तान ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेने का भी प्रयास नहीं किया। यानी इन लोगों ने जो मुस्लिम धर्मगुरुओं में खलीफा हुआ करते थे उनसे भी इन्होंने स्वीकृति नहीं ली। इसके पहले के शासकों को आप लोगों ने देखा था, जो गुलाम वंश के शासक थे वो लोग खलीफाओं से अनुमति लेते थे, स्वीकृति लेते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। मुबारक खिलजी ने तो खलीफा के मुखौटे को भी तोड़ दिया था। यानी मुबारक खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है वो कहता है कि मैं खलीफा को नहीं मानता, मैं खुद ही खलीफा हूं, जिसकी वजह से उसने खलीफा के मुखौटे को तोड़ दिया था। अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं जो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात। इसने देखिए 1290 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की और लगभग 6 वर्षों तक शासन किया। क्योंकि जब इसने इस वंश की स्थापना की थी तो वो बहुत बूढ़ा था, लगभग 70 वर्ष का हो गया था, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा समय तक शासन नहीं चला सका। इसकी देखिए कुछ उपाधियां थी, जिसमें इब्ने सैफ इसको उपाधि दी गई थी। इब्ने सैफ का मतलब होता है तलवार का बेटा। उसके बाद इसकी उपाधि शाइस्ता खां थी, जिसको कैकोबाद ने दिया था। कैकोबाद देखिए बलबन का पुत्र था। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था और अपनी योग्यता के बल पर
सरे जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया। यानी यह बहुत ही योग्य सैनिक था और अपनी योग्यता के दम पर ही इसने राजाओं के अंगरक्षक तक का पद प्राप्त कर लिया था और उसको जो कैयुमर्स था उसका संरक्षक बनाया गया था, कैकुबाद का संरक्षक बनाया गया था और बाद में उसने इन्हीं लोगों की हत्या कर दी। यह देखिए 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था। इसके बाद देखिए इसकी और भी जानकारियां। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आता। यह दिल्ली सल्तनत के शासकों में पहला सुल्तान था जो अपनी नीतियों में दूसरों को प्रसन्न करना चाहता था। अपने जो पहले के राजा थे, आश्रयदाता थे, उनको बहुत प्रसन्न रखना चाहता था। इसने देखिए बर्नी के अनुसार कहा जाता है कि इसने एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने की नीति अपनाई थी। यानी यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, एकदम ईमानदारी से शासन करता था। क्यों? क्योंकि यह कहता था कि मैं एक बूढ़ा हो गया हूं और मुझे मुसलमानों का रक्त बहाने का कोई इच्छा नहीं है। देखिए विद्रोहियों के प्रति अनुचित दयालुता का प्रदर्शन करता था और कहता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं। कोई गलत भी करता था तो उसको भी यह माफ कर देता था। तो इसीलिए कहा गया एक तरह से अनुचित था, क्योंकि गलत करने वालों को यदि माफ कर दिया जाएगा तो बार बार गलती करेंगे, लेकिन ये उनको माफ कर देता था। देखिए विद्रोहियों को माफ कर देता था। किसलू खान उर्फ मलिक छज्जू ताजुद्दीन कूची को इसने माफ किया था। यानी इसी प्रकार से उसने किसलू खान उर्फ मलिक छज्जू को माफ किया था और ताजुद्दीन कूची को माफ किया था। चोरों और ठगों के विषय में भी जलालुद्दीन ने अपनी उदार नीति का ही परिचय दिया था। चोरी, लूटमार, डकैती व हत्या करने वाले लगभग 1000 लोग दिल्ली में पकड़े गए थे और सुल्तान ने उन्हें दंडित नहीं किया बल्कि एक नाव में बिठाकर बंगाल की तरफ रवाना कर दिया था। चोर उचक्कों को उसके शासनकाल में पकड़ा गया और उन सभी लोगों को इसने माफ करके एक नाव में बैठाकर बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। फकीर सीदी मौला ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की विधवा बेटी से विवाह किया था और सुल्तान यानी खलीफा बनना चाहता था और वह बाबा फरीद से सूफी मत में दीक्षित हुआ था। यानी वह एक सूफी संत था जिसने एक विधवा मुस्लिम स्त्री से विवाह करना चाहा था। इसी बात पर जलालुद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहा जाता है कि उसने पहली और आखिरी बार किसी व्यक्ति के प्रति अपना आपा खोया और उस सीदी मौला को उसने हाथियों के पैरों तले कुचलवाकर उसका वध करवा दिया। यानी ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिसकी वजह से इसकी हत्या करवा देता है हाथियों के पैरों तले कुचलवाकर। इसके बाद देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने व्यय के कागजात की देखभाल के लिए दीवाने वक्फ विभाग की स्थापना की थी। यह बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था और उसी स्थान पर बैठा जो दरबारियों के लिए निश्चित होता था। यानी यह बलबन की सत्ता को प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो उसके सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि वहीं बैठता था जहां सभी दरबारी बैठा करते थे। यह कभी भी बलबन के महल के आंगन में घोड़े पर सवार नहीं होता था। यानी वो अपने पूर्व शासकों को, आश्रयदाताओं को बहुत महत्व देता था, जिसकी वजह से उसके आंगन में घोड़े पर भी सवार नहीं होता था। देवगिरी पर आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय की सबसे महान घटना थी। अलाउद्दीन ने दिल्ली को देवगिरी में ही जीता था। कहा जाता है कि जो देवगिरी का अभियान था वो जलालुद्दीन के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अभियान था और इस अभियान में अलाउद्दीन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी के आधार पर इतिहासकारों ने कहा था कि अलाउद्दीन ने दिल्ली को उसी अभियान में जीत लिया था एक तरह से, और बाद में फिर उसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। देखिए 1290 में इसने कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू, जिसको मुगूसुद्दीन की उपाधि के नाम से जाना जाता था, उसके विद्रोह को दबाया और इसकी सूबेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी। यानी इसने कड़ा मानिकपुर, जो वर्तमान अभी आप लोग जानते हैं कौशाम्बी जिले में है, इलाहाबाद के पास में है, वहां के सूबेदार को इसने हराया था और उस
स्थान का सूबेदारी फिर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। 1292 में इसने मंदौर एवं झाइन के किलों को जीता था। 1292 में ही इसने मंगोल आक्रमणकारी हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला लगभग 1.5 लाख सैनिकों के साथ पंजाब पर आक्रमण किया था और सुनाक तक पहुंच गया था। यानी इसके समय में 1292 ईस्वी में एक मंगोल आक्रमणकारी ने आक्रमण किया और पंजाब तक पहुंच गया था। बाद में अलाउद्दीन ने इन मंगोलों को परास्त किया और उनके साथ संधि की, परंतु चंगेज खान के नाती उलूग ने 400 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम ग्रहण कर भारत में रहने की बात मनवाई। हालांकि इन्होंने मंगोलों को हरा दिया, लेकिन उन मंगोलों में से एक ने कहा कि मुझे यहीं पर रहने दिया जाए और हम लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो बाद में उन लोगों को यहाँ रहने की अनुमति दे गई और बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उनके रहने के लिए दिल्ली के समीप मुगरलपुर नाम की एक बस्ती बसाई और बाद में यही लोग नवीन मुसलमान के नाम से जाने गए। यानी ये लोग पहले मुसलमान थे नहीं, यहाँ पर रहने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का उनसे विवाह कर दिया और फिर यही लोग नवीन मुसलमान के नाम से जाने गए। 20 जुलाई 1296 ईस्वी को गंगा नदी के तट पर मानिकपुर यानी वर्तमान कड़ा नामक स्थान पर जलालुद्दीन का वध उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दिया गया। कड़ा में ही अलाउद्दीन ने स्वयं को सुल्तान भी घोषित कर दिया। यानी इसी कड़ा मानिकपुर पर जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था, इसका दामाद भी था, लेकिन वह सत्ता प्राप्त करना चाहता था, सुल्तान बनना चाहता था, तो इसीलिए उसने अपने चाचा को वहां पर मार दिया था। देखिए, अब इसकी हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है और अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है। यानी 20 वर्ष तक यह शासन करता है। इसका देखिए मूल नाम अली या अली गुरसाब था। इसका जन्म 1266 ईस्वी को सिरसा में हुआ था। इसने राज्याभिषेक देखिए 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी में रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलते खाना जुलूस में किया था। यानी इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के महल में उसका जो उत्तराधिकारी था, अयोग्य उत्तराधिकारी था, उसको हटाकर और वहां पर किया था। इसकी देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी, जिसमें देखिए अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दिन मोहम्मद शाह खिलजी। के बाद देखिए सिकंदर द्वितीय सल्तनत का समुद्रगुप्त। इसको देखिए यह उपाधि स्टेनले लेनपूल के द्वारा दी गई है। यामुन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिन विश्व का सुल्तान, इसको अमीर खुसरो ने दिया है इसको। युग का विजेता, जनता का चरवाहा इत्यादि। इसकी इतनी ढेर सारी उपाधियां कई लोगों के द्वारा दी गई हैं। इसके अलावा देखिए अलाउद्दीन का खुतबा गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया था। अमीर खुसरो एवं इसामी ने इसे भाग्यवादी व्यक्ति कह के पुकारा है। मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। मोहम्मद हबीब कहता है कि दिल्ली सल्तनत का यदि राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ है तो वह अलाउद्दीन खिलजी के काल से ही हुआ है। बर्नी के अनुसार कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी अशिक्षित था, वह पढ़ा लिखा नहीं था। अलाउद्दीन कहता था, यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, नहीं कभी रोजे रखता हूँ और नहीं कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। यानी वह कहता था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुरान नहीं पढ़ता हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं रोजा नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। वह अपनी सास मलिकाए जहां एवं पत्नी के व्यवहार से दुखी रहता था। यानी वह अपनी पत्नी और सास से संतुष्ट नहीं रहता था। इसने देखिए 4 महत्वपूर्ण जो सरदार थे उनको अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण
उपाधियां प्रदान की थी, उनको बहुत वफादार मानता था, जिसकी वजह से ये लोग इसके 4 खान के नाम से बुलाए जाते थे। जिसमें देखिए अलमास बेग को उलूग खां, नसरत जलेसी को नुसरत खां, मलिक यूसुफ हिजबुद्दीन को जफर खां एवं संजर को अल्प खां की उपाधि इसने दी थी। यही लोग अलाउद्दीन के 4 खां कहलाते थे, यानी उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और अल्प खां। यानी जितने भी अभियान होते थे ये उन अभियानों पर इन्हीं लोगों को भेजा करता था। देखिए अलाउद्दीन के 4 प्रमुख प्रशासनिक विनियमन अध्यादेश, इसने अपने शासनकाल में 4 अध्यादेश जारी किए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिसमें देखिए इसने सबसे पहले जो अध्यादेश जारी किया था वो व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात करने के लिए, यानी लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति इसने अपने वश में करने के लिए इस अध्यादेश को जारी किया था। इसमें उसने देखिए दान में दी गई भूमि, उपहार, पेंशन, इनाम, वक्फ आदि छीन लिया, अर्थात जब्ती प्रथा लागू की। इसके अलावा इसने देखिए चरई पशु कर और घरई गृह कर को शुरू किया, यानी इसने जो दान में लोगों को पहले भूमि, उपहार कुछ भी मिला था उसको इसने जब्त कर लिया और उसके बाद इसने चरई और घरई नामक कर लगाया, यानी लोगों के घरों पर कर लगाया और पशुओं के चराने पर, चरागाहों पर कर लगाया। इसके बाद देखिए इसने दूसरा जो अध्यादेश जारी किया उसमें गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। इसने बरीद, जिनको जासूसों का प्रमुख, एवं मुनहियन या मुनहिस जासूस की नियुक्ति की, यानी इसने अपने शासनकाल में अपने राज्य में जासूसों की बहुत ज्यादा मात्रा में नियुक्ति की थी और यह नियुक्ति दूसरे अध्यादेश के तहत की थी। इसके अलावा देखिए इसने तीसरे अध्यादेश में शराब, भांग, पासा, जुआ आदि का निषेध कर दिया और बदायूं गेट के पास इसने एक सूखा कुआं खुदवाया था जिसमें मदिरा पान करने वाले लोगों को फेंक दिया जाता था। यानी इसने एक सूखा कुआं, गहरा कुआं था, उसको खुदवाया था और जो व्यक्ति मदिरा पान करते हुए पकड़ा जाता था उसको उसी कुएं में फेंकवा देता था। इसके बाद देखिए इसने जो चौथा अध्यादेश जारी किया था उसमें सरदारों के सामाजिक समारोह को बंद करवा दिया था। इसने कहा कि सरदार लोग सामाजिक समारोह नहीं करेंगे और वैवाहिक संबंधों का निर्धारण सुल्तान करेगा। यानी वो कहता था कि वैवाहिक संबंध यदि कोई स्थापित करेगा तो बिना मुझसे पूछे कोई नहीं करेगा। भोज तथा अतिथि सत्कार की प्रथा बिल्कुल बंद कर, उसने भोज और अतिथि सत्कार की प्रथा को भी बंद करवा दिया। अब देखिए इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण, इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इसी के काल में हुए और इसके काल में कुल 6 बार मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ और अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि इसके काल में कुल 6 मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुसरण किया, यानी इन्होंने मंगोलों के खिलाफ सख्ती से पेश आया और इसने उनको युद्ध में हराया, उनको मारकर यहां से भगा दिया। पहला आक्रमणक मंगोल आक्रमणकारी देखिए कादर खां था। दूसरा मंगोल हमला सल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा हमला कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। अगला हमला तारगी ने किया और इसके बाद अली बेग एवं तारताक ने इसके शासनकाल में हमला किया। यानी इस प्रकार से कुल 6 लोगों ने इसके शासनकाल में हमला किया। अब देखिए बर्नी के अनुसार निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले गए। बर्नी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से मंगोल वापस नहीं गए, बल्कि जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके सद्व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले गए। अलाउद्दीन ने मंगोल समस्या का अस्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास किया और उसने किलों को मरम्मत कराया और उनको पासी, करगज, मंगरीबी, मंजनीक, दिलमास, अरदस तथा चरण जैसे युद्ध उपकरणों से सुसज्जित किया। यानी उसने मंगोलों से मुकाबला करने के लिए अपने जो भी किले थे उनको बहुत मजबूत बनाया और उनको आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। उसने सीरी को नई राजधानी के रूप में विकसित किया और पहली बार दिल्ली के चारों ओर रक्षात्मक चहार दीवारी
बनवाई, यानी इसने दिल्ली के चारों तरफ रक्षात्मक बाउंड्री बनवा दी और सीरी को एक नए राजधानी के रूप में विकसित किया। इसने सीमांत प्रदेश की रक्षा के लिए एक पृथक सेना रखी और एक सीमा रक्षक का पद बनाया। इस पद पर पहली बार गाजी मलिक, जिसको गियासुद्दीन तुगलक के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको नियुक्त किया था। अब देखिए, देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त के जैसी नीति अपनाई, अर्थात उसने उत्तर के राज्यों को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया, जबकि दक्षिण के राज्यों को कर के बदले पूर्व स्थिति में रहने दिया। अभी मैंने आप लोग को बताया ही कि यह समुद्रगुप्त के आधार पर अपना शासन चलाता था, यानी उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र होते थे उसको जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लेता था और दक्षिण वालों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता था, बल्कि उनसे केवल कर लेता था और उनको उनकी स्थिति पर छोड़ देता था। इसीलिए देखिए, स्टेनले लेन पुल ने इसे सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा, यानी समुद्रगुप्त के जैसा कार्य किया, इसलिए इसको उपाधि दी गई। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख अभियान थे उसको देखिए इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अलग अलग करके बता दिया, दिखा दिया है। इसमें देखिए क्या है कि उसने उत्तर भारत के जो अभियान किए थे उसको एक तरफ और दक्षिण भारत के अभियानों को एक तरफ। इसमें मैंने क्रम से इनको सजा। देखिए, इसने सबसे पहले उत्तर भारत पे जो अभियान किया था 1298 ईस्वी में गुजरात पर किया था। उसके बाद देखिए, उत्तर भारत में दूसरा अभियान इसने रणथंभौर पर किया था 1301 ईस्वी में। तीसरा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर किया था। चौथा अभियान 1305 में मालवा पर और पांचवा 1308 में सिवाना पर और छठवां और अंतिम उत्तर अभियान जालौर पे किया था। उसी प्रकार देखिए, इसने दक्षिण भारत पर देवगिरी पर 1307 में अभियान किया था, वारंगल पर 1309 में, होयसल पर 1310 में और पांड्यों के खिलाफ 1311, यानी पांड्यों के खिलाफ इसका दक्षिण भारत का अंतिम अभियान था और उत्तर भारत में जालौर इसका अंतिम अभियान था। तो इसको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है क्रम से, तो आप लोगों को ये देखकर एकदम सही तरीके से समझ लेना चाहिए और क्रम वाइज लगाकर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए, इनके इन अभियानों को एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से अभियान पर इसने क्या क्या किया। तो देखिए, इसने गुजरात का जो अभियान था अपने उलूग खां एवं नसरत खां जलेसरी के नेतृत्व में चलाया था। इन्होंने देखिए मार्ग में जैसलमेर को भी जीता था। इसी समय सोमनाथ मंदिर को दूसरी बार लूटा गया, जिसका उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। कहा जाता है कि गुजरात अभियान में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को दूसरी बार लूटा था, यानी पहले सब लूटा था महमूद गजनवी ने और उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अमीर खुसरो के अनुसार कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को प्रतिष्ठित काबा की ओर झुका दिया गया। आक्रमण का मुख्य कारण अच्छे घोड़े की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि गुजरात पर आक्रमण इसने अच्छे घोड़ों को प्राप्त करने के लिए किया था। यहाँ का शासक उस समय कर्णदेव द्वितीय था, जिसकी पत्नी कमला देवी एवं पुत्री देवल देवी थी तथा उसका सेनापति मलिक काफूर नामक एक किन्नर था। कमला देवी और मलिक काफूर को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। देवल देवी अपने पिता के साथ देवगिरी भाग गई। कमला देवी को मल्लिके जहां की उपाधि मिली, यानी इस अभियान में देखिए उन्होंने उसकी पत्नी और उनका जो सेनापति मलिक काफूर था उसको बंदी बना लिया और उसका जो शासक था अपनी पुत्री के साथ दूसरी जगह भाग गया, देवगिरी भाग गया। बाद में उसकी पत्नी कमला देवी को दिल्ली लाया गया और उसको मल्लिकाए जहां की उपाधि दी गई। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि नसरत खां ने उसे 1000 स्वर्ण दिनार में खरीदा था। अलग खां को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जब गुजरात इनके कब्जे में आ गया तो अलग खान को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए, जो रणथंभौर अभियान था, यह अभियान उलूग खां एवं नसरत खां के नेतृत्व में चलाया गया था। नसरत खां की इस अभियान के प्रारंभ में मृत्यु हो गई। तब अलाउद्दीन ने खुद नेतृत्व संभाला और अमीर खुसरो के साथ रणथंभौर आया, यानी इसी अभियान में अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ का शासक पृथ्वीराज चौहान का वंशज हम्मीर देव था। यानी यहाँ पर पृथ्वीराज के एक वंशज हम्मीर देव के द्वारा शासन चलाया जा रहा था और इसने मंगोल नेता मोहम्मद शाह और केहब को अपने यहाँ प्रश्रय दिया था। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था तो आक्रमण का कारण यह था कि इसने मंगोलों को अपने यहाँ प्रश्रय दिया था। हम्मीर देव और केहब मारे गए और इसकी मृत्यु के बाद ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। यानी इसने जो अभियान किया उसमें हम्मीर देव मारा गया और जो मंगोल थे उसमें केहब भी मार दिया गया और इसके बाद वहां पर चौहानों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया। हम्मीर देव की पत्नी रंगा देवी एवं पुत्री पदमला आदि ने जौहर कर लिया। इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने अपनी रचना तारीख अलाई में किया है। तारीख अलाई में अमीर खुसरो ने कहा कि जो हम्मीर देवी की पत्नी थी और उसकी बेटी दोनों ने जौहर कर लिया था और यह फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य माना जाता है। इसको अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक तारीख अलाई में बताया है। उसके बाद देखिए इनका जो चित्तौड़ अभियान था, चित्तौड़ अभियान देखिए किस लिए किया गया था। यहाँ का शासक रतन सिंह था और जो गुहिलौत राजपूत वंश का शासक माना जाता था। इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता था कि इसकी पत्नी जो पद्मिनी थी बहुत सुंदर उस समय थी और अलाउद्दीन खिलजी को इसके बारे में पता चला था, तो जिसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसने उसको प्राप्त करने के लिए इस वंश पर आक्रमण किया था। देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत की प्रमुख नायिका भी थी। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत नामक रचना लिखी है, उसमें इसकी सुंदरता का बहुत ज्यादा बखान किया है। रतन सिंह अपने सेनापति बादल एवं गोरा के साथ इस अभियान में मारे जाते हैं और 1630 में जाटमल ने गोरा एवं बादल की कथा का लेखन किया था। यानी इनका जो सेनापति गोरा और बादल था उसके ऊपर जाटमल के द्वारा एक रचना भी लिखी गई है। जब इसके पति की हत्या कर दी जाती है तब देखिए जो पद्मिनी थी उसने अपनी पति के मृत्यु के शोक में और अपने जो शासक या सैनिक थे वहां पर उनकी पत्नियों के साथ यानी कुल 1600 स्त्रियों के साथ सामूहिक रूप से जौहर कर लिया था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्राप्त करने का प्रयास किया, बहुत सारा प्रयास किया, इसने धोखेबाजी भी की, लेकिन उसने पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाया। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन ने यहाँ 20,000 राजपूतों का वध करवा दिया था। यही चित्तौड़ का प्रथम तथा राजस्थान का दूसरा साका संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने काफी राजपूतों को मार दिया था और यहाँ पर राजपूतों का पहला और दूसरा साका संपन्न हुआ था। साका का मतलब देखिए क्या होता है कि जौहर के अगले दिन राजपूत शासक साका संपन्न करते थे, जिसके अनुसार वे प्राणों की आहुति देने के उद्देश्य से केसरिया पगड़ी पहनकर रण क्षेत्र में उतरते थे। तो इसी को वहां पर साका के नाम से पुकारा जाता था। यानी ये लोग केसरिया पगड़ी पहनकर अब पूरी तरह से मानकर चलते थे कि उनको युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना है। अलाउद्दीन ने देखिए चित्तौड़ का नाम जीतने के बाद खिजराबाद रखा और यहीं पर उसने अपने 8 वर्षीय पुत्र खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया। उसको अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया और उसको शासक भी बना दिया। इसके बाद देखिए इन्होंने मालवा पर अभियान किया था। मालवा का देखिए प्रशासक एवं साहित्यकार एनुल मुल्क मुल्तानी ने जीता। यहाँ का शासक महलक देव था तथा इसका सेनापति हरकोका था। इन्होंने इसको अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद देखिए सिवाना जो अभियान था, यहाँ पर अलाउद्दीन ने यहाँ के शासक शीतल देव को हराने के बाद इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। सिवाना मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था, जो जोधपुर के राठौर शासकों की शरण स्थली भी रहा था। यानी ये सब जो स्थान थे ये राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में थे और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद देखिए जालौर, जालौर का शासक कान्हड़ देव था। उसको नीचा दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी गुलो बिहिस्त के नेतृत्व में सेना भेजी थी। यानी एक महिला के नेतृत्व में
इसको हराने के लिए इसने सेना भेजी। इसका मतलब कि वह उसको अपमानित करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि तुम मेरे शासन, मेरे एक सेनापति या मेरे एक राज्य की महिला को भी हरा नहीं सकते हो। बाद में कमालुद्दीन कुर्ग ने इसे पराजित किया और जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम जलालाबाद रखा था। यानी इसको जीतने के बाद इसने इसका नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। अब फिर देखिए दक्षिण के राज्यों के ऊपर जो इसने हमला किया था उनकी क्या क्या बातें हैं। देवगिरी, देखिए देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, जिसको मलिक काफूर ने हराया था। गुजरात के कर्णदेव की पुत्री जो देवल देवी थी, उसको अलप खां ने एलोरा के निकट पकड़ लिया और इसी से अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां का विवाह करवा दिया। यानी जो गुजरात से भाग कर आई थी अपने पिता के साथ, तो उसको वहां पर पकड़ लिया गया देवल देवी को और फिर खिज्र खां के साथ इसका विवाह करवा दिया गया। अमीर खुसरो की रचना आशिकी में इन्हीं के प्रेम प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। यहाँ के शासक रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने राय रान की उपाधि दी तथा उसकी पुत्री इल्लपाली से विवाह कर लिया। नवसारी जिला छोड़कर बाकी का राज्य उसे वापस कर दिया। जब इन्होंने इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया तो फिर बाद में इसका एक केवल जिला ले लिया, बाकी सबको उसको वापस कर दिया। उसके बाद देखिए तेलंगाना अभियान में क्या हुआ था। यहाँ काकतीय वंश का शासन था, जिसका शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। इसी वंश की शासिका गणपति की पुत्री रुद्रमा देवी हुई थी, जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने किया था। यानी इसी वंश की शासिका बाद में रुद्रमा देवी के नाम से हुई थी, तो इसी का उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने अपने रचनाओं में किया है। मलिक काफूर ने देखिए यहाँ से गोलकुंडा के मार्ग द्वारा आक्रमण किया था और प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की एक मूर्ति बनवाई थी और इसी में कोहिनूर हीरे की माला डालकर काफूर को दिया था। कोहिनूर हीरे का पहला साक्ष्य इसी समय मिलता है। यह गोलकुंडा के खान से निकला था। इसके बाद देखिए यह हीरा जो है काफूर ने अलाउद्दीन को दे दिया और अलाउद्दीन ने इसे मुबारक खिलजी को दे दिया। यानी जो कोहिनूर का हीरा था, जिसका प्रमाण आपको आगे के भी रचनाओं में मिलेगा, आगे के इतिहास में भी मिलेगा, तो ये कोहिनूर हीरा इसको यहीं से मिला था। ठीक है। अमीर खुसरो के अनुसार 1000 ऊंटों पर लूट का बहुत सारा माल लेकर काफूर दिल्ली लौटा था। कहा जाता है कि इस अभियान से मलिक काफूर को बहुत ज्यादा खजाने की प्राप्ति हुई थी और उसको उसने 1000 ऊंटों पर लाद कर दिल्ली पहुंचाया था। इसके बाद देखिए इसका होयसल अभियान जो था, होयसल में देखिए इसको आज वर्तमान में मैसूर के नाम से जाना जाता था। इसी का उस समय नाम होयसल था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, जिसे आज हलेविड के नाम से जाना जाता है। यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। काफूर के आक्रमण करने पर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी दक्षिण अभियान जो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, वो सब मलिक काफूर के नेतृत्व में चलाया गया था। ईसामी के अनुसार कहा जाता है कि इसने इसे दिल्ली भेजा और वहां अलाउद्दीन ने उसे खिलअत यानी रत्न जड़ित वस्त्र प्रदान किया। यानी जब इसने इसके क्षेत्र को होयसल को जीत लिया और वहां का शासक बिना युद्ध किए ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है, तो फिर उसको यहाँ पर दिल्ली ले जाया जाता है और दिल्ली में अलाउद्दीन इसको सम्मानित करता है और रत्न जड़ित वस्त्र पहनाता है। और बाद में इसने ही अलाउद्दीन को माबर के मार्ग की जानकारी थी। यही माबर जो है पांड्यों का क्षेत्र था। इसी पांड्यों के क्षेत्र में जाने के लिए रास्ते की जानकारी इसी प्रताप रुद्रदेव के द्वारा दी गई थी। देखिए पांड्य देश को मुस्लिम लेखकों ने माबर कहा। इसी माबर की जानकारी देखिए इसके द्वारा अलाउद्दीन को मिली थी। यहाँ का शासक देखिए मार वर्मन कुलशेखर था। इसकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई थी। इसके बेटों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य में राजगद्दी के लिए झगड़ा हो गया। सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर से सहायता मांगी और काफूर ने आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य भाग गया। बाद में देखिए पांड्य राज्यों ने ही अलाउद्दीन की अधीनता नहीं स्वीकारी और मलिक काफूर के आक्रमण के पश्चात भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि दक्षिण के राज्यों में पांड्यों ने ही अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की, बाकी सभी लोगों ने कर ली थी। इन्होंने मलिक काफूर के आक्रमण के बाद भी अपने आप को बनाए रखा था।
काफूर ने देखिए वीर धूल एवं लिंग महादेव के सोने के मंदिर को यहाँ पर लूटा। और कहा जाता है कि धन की दृष्टि से काफूर का यह सबसे सफल आक्रमण था। फरिश्ता के द्वारा कहा गया है कि काफूर की इस लूट से प्राप्त संपत्ति महमूद गजनवी की प्राप्ति से भी अधिक थी। आर एस शर्मा के द्वारा कहा जाता है कि काफूर की इस लूट से महमूद गजनवी की आंखें भी कब्र में चमक उठी होंगी। इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इसने इतना धन लूटा था कि इसको देखकर उसकी कब्र में आंखें चमक रही होंगी महमूद गजनवी की, क्योंकि बहुत ज्यादा संपत्ति इसने लूटी थी। इसके बाद देखिए अमीर खुसरो के अनुसार कहा जाता है कि काफूर ने रामेश्वरम के हिंदू मंदिर को तोड़कर यहीं पर एक मस्जिद खड़ी की थी। यहाँ पर एक मस्जिद इन्होंने बनाई थी। और फरिश्ता के अनुसार कहा जाता है कि इस मस्जिद को हिंदुओं ने नहीं तोड़ा था। बाद में मलिक काफूर ने देवगिरी को अपना दक्षिणी मुख्यालय बनाया था। तो इतने सारी जो बातें अभी हम लोगों ने देखी ये अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों से संबंधित थी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक और व्यवस्था शुरू की थी जिसको बाजार व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यह भी अलाउद्दीन के काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसे लागू किया था। इसको लागू करने का पीछे कारण यही था कि अलाउद्दीन अपनी बहुत बड़ी सेना रखता था, तो उतनी बड़ी सेना का खर्च कैसे चलाया जाए, उस सेना को कैसे नियंत्रित रखा जाए, एक सीमित दायरे में रखा जाए, तो उसके लिए उसने बाजार व्यवस्था बनाई थी। देखिए इसका विस्तृत विवरण बरनी की तारीख फिरोज शाही में मिलता है। यानी अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था थी उसका विस्तृत वर्णन बरनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख फिरोज शाही में दिया गया है। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूर तारीख अलाई में बाजार व्यवस्था की प्रशंसा की है। यानी अमीर खुसरो और बरनी की रचनाओं में इस बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। बरनी कहता है कि मंगोलों के हमलों को रोकने हेतु अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना रखनी थी और इस सेना को कम वेतन पर उसने रखना चाहा था, जिसके उद्देश्य से उसने वस्तुओं की पूर्ति और उनके मूल्य नियंत्रित करने के लिए इस बाजार व्यवस्था को अपनाया था। यानी इसने बाजार व्यवस्था को इसलिए अपनाया क्योंकि बहुत बड़ी सेना रखनी थी, तो सेना को वेतन कम देना था और उसी कम वेतन में सेना सामान को आराम से खरीद सके, इसीलिए उसने बाजार में हर चीज का मूल्य निश्चित कर दिया था। इसने जो बाजार व्यवस्था को बनाया था उसमें बाजार का एक प्रमुख अधिकारी बनाया था जिसको सहना कहा जाता था और सहना मंडी का प्रमुख होता था। इस पद पर उसने मलिक काबुल नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन ने बदायूं द्वार के भीतर कुस्के सब्ज यानी हरा राजमहल के पास अनाज, कीमती कपड़े तथा गुलाम मवेशियों के 3 बाजार बनवाए थे। तीनों का एक एक सहना इसने नियुक्त किया था। इसने अनाज का मार्केट बनवाया, कीमती वस्तुओं का मार्केट बनवाया, गुलामों का मार्केट बनवाया और सभी का एक एक सहना यानी उस मंडी का प्रमुख नियुक्त कर दिया था। इसके बाद इसने देखिए दीवाने रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो वाणिज्य मंत्री होता था, वह बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस पद पर पहली नियुक्ति मलिक याकूब की गई थी। इसे ही बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय प्राप्त है। यानी अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से सफल बनाने में इसी मलिक याकूब की बहुत महत्वपूर्ण देन है। इसके बाद देखिए अन्य अधिकारियों में यहाँ बरीद होते थे जो गुप्तचरों के प्रमुख माने जाते थे, मुनहियन होते थे जो जासूस होते थे, मुहतसीब जिनको जन साधारण के आचार का रक्षक कहा जाता था। इसके बाद परवाना नवीस होते थे जो व्यापारियों को परमिट या लाइसेंस जारी करते थे। ये सारे अधिकारियों के द्वारा उसकी बाजार व्यवस्था नियंत्रित की जाती थी। बाजार व्यवस्था बर अबर सिद्धांत यानी प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके कुल 7 नियम हुआ करते थे। पहले कठिन नियम के तहत सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए गए। हिंदू व्यापारियों को 10% तथा मुस्लिम व्यापारियों को 5% कर देना पड़ता था। यानी बहुत सारे यहाँ पर नियम कानून बनाए गए और उन नियम कानूनों के अंतर्गत अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। सारे वस्तुओं का मूल्य निश्चित किया गया। किसी भी वस्तु का मूल्य कोई भी दुकानदार ज्यादा नहीं ले सकता था और वहां पर जो सामान बेचने वाले होते थे
उन व्यापारियों में हिंदू व्यापारियों के ऊपर 10% कर लगाया गया और जो मुसलमान व्यापारी होते थे उनके पर 5% कर लगाया गया। तो इस प्रकार उसने अपनी इस बाजार व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया। इसके अलावा देखिए उसने जमाखोरी पर भी रोक लगाया। कोई भी व्यक्ति चाहे किसान हो चाहे व्यापारी किसी भी वस्तु को संग्रह नहीं कर सकता था, यानी जमा करके इकट्ठा करके नहीं रख सकता था। उसने नियम बनाया कि बढ़िया घोड़े सिर्फ राज्य को ही बेचे जाएंगे। वो कहता था कि अगर किसी व्यापारी के पास अच्छे क्वालिटी के घोड़े हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं भेजेगा बल्कि राजा को ही बेचेगा। सभी बाजारों का पंजीकरण कराया गया, गोदाम बनवाए गए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। ऐसा करने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान माना जाता है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो वर्तमान में राशन की दुकान कही जाती है, इसको सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में लाने वाला यही सुल्तान था। मेरठ से लेकर कड़ा तक के क्षेत्र को इसने खालसा भूमि में बदल दिया, यानी खालसा भूमि का मतलब होता है शाही भूमि, राजसी भूमि, और यहाँ का राजस्व सीधे केंद्र को जाएगा। दोआब क्षेत्र किसी की इक्तादारी के रूप में नहीं दिया, यानी जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र था दोआब क्षेत्र, उसको इसने किसी को भी इक्तादारी के रूप में नहीं दिया। अलाउद्दीन के समय सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार भी हुआ था। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन शासन कर रहा था तो उस समय दिल्ली सल्तनत में खालसा भूमि का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था। इसके बाद देखिए बर्नी जो है इसकी बाजार व्यवस्था की आलोचना करता है और कहता है कि एक ऊंट एक जीतल का था, परंतु वह एक जीतल था किसके पास, वह जनता की मुद्राहीनता बताता है। अब जो बर्नी है ये कहता है कि इसकी बाजार व्यवस्था बहुत कठोर थी, सैनिकों के पास, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे और इतने सस्ते में ऊंट मिलता था एक जीतल के दाम में, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास एक जीतल भी नहीं होता था। इस व्यवस्था में उपभोक्ता वर्ग को लाभान्वित किया गया जबकि उत्पादक वर्ग को हतोत्साहित किया गया। कहा जाता है बर्नी के द्वारा कि इस बाजार व्यवस्था में जो उपयोग करने वाले लोग थे वो तो फायदेमंद थे, फायदे में थे, लेकिन जो उत्पादक थे, जो खेती किसानी करने वाले जो व्यापारी थे, उनको फायदा नहीं होता था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था देखिए उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई, यानी यह बाजार व्यवस्था तब तक अच्छे तरीके से चली जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित था। जैसे ही वो मरता है इस बाजार व्यवस्था का फिर महत्व खत्म हो जाता है, फिर पहले के जैसे बाजार व्यवस्था चलने लगती है। इसकी देखिए जो भू राजस्व नीति थी इसने उसमें क्या क्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी नियमों में सुधार किया और उसने इसे बहुत कड़ाई से लागू भी करवाया था। बर्नी के अनुसार कहा जाता है कि अब से लोग राजस्व विभाग के अधिकारियों को ज्वर से भी अधिक बुरा समझते थे और अपनी पुत्री का विवाह उनसे कभी नहीं करते थे। कहते थे कि जो राजस्व अधिकारी होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, वो बुखार से भी खराब हैं और इनके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करते थे। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की संबंधित है। देखिए इसके लिए कुछ और भी सुधार उसने किए थे। देखिए इसमें देखिए क्या क्या है। राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, वक्फ, धर्म की सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि, इदरात, पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि को जब्त कर खालसा भूमि में बदलवा दिया गया। मसाहत प्रणाली उसने लागू की। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई और माप कर लगान वसूलना प्रारंभ किया। इसे ही मसाहत कहा गया। इसमें देखिए बिस्वा को न्यूनतम इकाई के रूप में माना गया, यानी इसने जो अपनी भू राजस्व नीति अपनाई थी उन भू राजस्व नीतियों में जो सुधार किए गए थे उन सुधारों में देखिए इसने मसाहत प्रणाली को अपनाया था। मसाहत प्रणाली में भूमि की पैमाइश कराई जाती थी और भूमि का जो सबसे न्यूनतम इकाई होता था वो बिस्वा होता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा होता है, तो इसने बिस्सा के आधार पर भूमि को नापा और उसी के आधार पर लगान वसूल करवाया। अवध, गुजरात, सिंध, मालवा और राजपुताना में इसने मसाहत लागू नहीं, यानी इन क्षेत्रों में इसने इस प्रथा को लागू नहीं करवाया था। उसके बाद देखिए इसने कर लगाया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने कर की नगद अदायगी अनिवार्य की, यानी इसके शासनकाल में कर नगद लिया जाता था और यह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने
अपने शासनकाल में जो भूमियों की वास्तविक आय होती थी उस पर टैक्स लगाता था। भू राजस्व की कुल उपज का 50% लिया जाता था और उसने खुद यानी जमींदार तथा बलाहार साधारण किसान सब पर एक ही दर लगाया था। यानी उसने कहा कि मुझे 50% राजस्व चाहिए, चाहे वो किसान हो चाहे जमींदार हो, मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे 50% चाहिए। अलाउद्दीन ने देखिए मुकद्दम, चौधरी, देशमुख, देश पांडे एवं तालुकदारों के विशेषाधिकारों पर भी चोट किया था। ये जमींदार अधिकतर हिंदू हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये इनको ज्यादा अधिकार नहीं देता था। इनके साथ भी उसी प्रकार से पेश आता था जैसे अपने अन्य दुश्मनों के प्रति। अलाउद्दीन ने देखिए मध्यस्थ यानी बिचौलियों को हटाकर लगान अधिकारियों के रूप में सीधा केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा कर वसूल किया। यानी कर वसूलने के लिए इन्होंने किसी बिचौलिए, किसी भी दलाल का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने राज्य से ही अधिकारियों को नियुक्त किया था। और उसने ग्रामीण प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप किया। ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान भी था। यानी इसने ग्रामीण प्रशासन में भी डायरेक्ट हस्तक्षेप किया, उसमें अपने सैनिकों को लगाया, अपने कर्मचारियों को लगाया, और ऐसी वजह से इसने ऐसा करने का काम किया और वह ऐसा पहला सुल्तान भी माना जाता है। इसने देखिए लगान वसूली में व्याप्त दोषों को दूर करने हेतु दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। अब इसका देखिए सैन्य सुधार इसने किस प्रकार से किया था। अलाउद्दीन खिलजी देखिए पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नकद वेतन दिया। घोड़ों को दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की शुरुआत सर्वप्रथम इसने ही की थी। इसने अपने राज्य में बलबन से भी बड़ी सेना रखी थी। इसने खुम्स माल ए गनीमा यानी लूट का धन को उल्टा कर दिया। जहां पहले यह 80:20 यानी सैनिक और अनुपात राज्य था, उसने उसमें 80% भाग यानी राज्य को दे दिया और 20% भाग सैनिकों का कर दिया। यानी इसने खुम्स की जो धनराशि थी वो पहले सैनिक 80% लिया करते थे और 20% राज्य को दिया करते थे, इसने उसको पलट दिया। अब कहा कि 80% राज्य लेगा, 20% सैनिकों को मिलेगा। खुम्स का मतलब होता है लूट में प्राप्त किया गया धन। यानी किसी ने आक्रमण किया, सैनिकों ने वहां से बहुत सारा धन लूटा, तो उस लूटे गए धन पर इसने अपना अधिकार बढ़ा दिया। राजत्व तो देखिए इसका कैसा था। अमीर खुसरो के द्वारा कहा जाता है तारीख अलाई में कि अलाउद्दीन के राजत्व का प्रतिपादन किया है। इसमें उन्होंने विश्व का सुल्तान कहा है, उसे युग का विजेता कहा है, जनता का चरवाहा कहा है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान भी कहा है। इसने प्रशासनिक मामलों में किसी से सलाह नहीं ली, निरंकुशता के सिद्धांत को प्रबल बनाया। यानी वह अपने शासन में किसी से सलाह नहीं लेता था, जो उसके मन में आता था वो अपने मन से ही करता था। उसने वेश्यावृत्ति को रोकने का भी प्रयास किया था। वह सिर्फ बयाना के काजी मुगूसी दून से वार्तालाप करता, यानी वो किसी भी मौलवी धर्मगुरु से एकदम संबंध नहीं रखता था, बस वह केवल बयाना के काजी मुगूसी दिन से वार्तालाप किया करता था। उसकी योजना नया धर्म चलाने की थी ताकि उसे सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों स्थितियों में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो जाए। यानी वह एक नया धर्म चलाना चाहता था और वह चाहता था कि सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों में उसको सर्वोच्च स्थान मिले। वह सिकंदर महान का अनुसरण कर विश्व विजय भी करना चाहता था। उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, परंतु बर्नी के चाचा एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर उसने दोनों योजनाएं त्याग की। यानी वह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था और एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन बाद में उसने अपना जो मत था त्याग दिया। उसको त्यागने का जो कारण था वह अलाउल मुल्क के द्वारा दी गई सलाह थी। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ अन्य जानकारियां इनसे संबंधित। इसके काल में देखिए जैन आचार्य महासेन ने अलाउद्दीन के दरबार में अपने विरोधियों से शास्त्रार्थ किया था और वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ, उनके सामने नतमस्तक हो गया। जैनी पूर्णचंद भी उसके करीबी थे। उसने जैन कवि रामचंद्र सूरी को भी सम्मानित किया था। इसके दरबार में अमीर खुसरो के अतिरिक्त 46 साहित्यकार भी रहा करते थे। हाजी मौला ने अलाउद्दीन खिलजी के समय
विद्रोह किया था। इसकी देखिए मृत्यु अमीर खुसरो के अनुसार कहा जाता है कि 1316 ईस्वी में जलोदर यानी यकृत रोग की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। यानी इसको पेट में, लीवर में प्रॉब्लम हुआ और बाद में फिर इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए शिहाबुद्दीन उमर शासक बनता है और यह शिहाबुद्दीन अलाउद्दीन एवं इल्लपाली की संतान था। इसे अलाउद्दीन ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मृत्यु के पश्चात 6 वर्षीय शिहाबुद्दीन उमर सुल्तान जब बनता है, यानी जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी तो इसके पुत्र की उम्र 6 वर्ष थी। मलिक काफूर 35 दिनों तक उसका संरक्षक बना रहा। मलिक काफूर ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। उसने अलाउद्दीन के बड़े बेटों खिज्र खां एवं सादी खां को ग्वालियर के किले में अंधा करवा दिया एवं शिहाबुद्दीन की मां से काफूर ने विवाह कर लिया। यानी यह जो शिहाबुद्दीन था, इसकी मां जो इल्लपाली थी, इससे काफूर ने विवाह कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी को जो पहले के बेटे थे उन दोनों को ग्वालियर के किले में बंद करके उनको अंधा करवा दिया। बाद में देखिए मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर एवं शिहाबुद्दीन उमर को मरवा दिया और उन्हें ग्वालियर के दुर्ग विजय में दफना, यानी ग्वालियर के किले में जो दुर्ग का विजय मंदिर था वहीं पर दफन करवा दिया। यानी इस प्रकार से इन सभी लोगों को उसने खत्म कर दिया और बाद में फिर खुद शासक बन गया। देखिए अब आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने देखिए 1316 से 1320 ईस्वी लगभग 4 वर्ष तक शासन किया था। इसने देखिए कुछ उपाधि धारण की थी, जिसमें खलीफत उल लह, अल ईमान, उल इजाज, इख्तियारुल दीन। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। यानी दिल्ली सल्तनत के शासकों में यही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था। इसकी नीति क्षमा करो एवं भूल जाओ की थी एवं कैदियों को कारागार से मुक्त कर दिया। इसने अलाउद्दीन के भूमि एवं बाजार संबंधी नियमों को खत्म कर दिया। इनने कैदियों को मुक्त कर दिया, अलाउद्दीन के द्वारा जो बनाई गई भूमि और बाजार व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। इसने खुटों एवं मुकदमों के सारे अधिकार फिर से लौटा दिए। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे सारे अधिकार छीन लिए थे, जमींदारों से, खुटों से, मुकदमों से, इन्होंने उनको वापस कर दिया। मुबारक खिलजी के दरबार में स्त्रियों के वस्त्र में, मुबारक खिलजी जो था अपने दरबार में स्त्रियों के वस्त्र मतलब वेश में आता था, यानी स्त्रियों का कपड़ा पहनकर वो आता था। और कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कभी कभी तो नग्न होकर भी वह दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। यानी एक तरह से कहा जाता था कि एक पागल की तरह था, एकदम बेवकूफ टाइप का था, इसको कुछ अता पता नहीं रहता था। उसका निजामुद्दीन औलिया से संघर्ष हो गया और उसने घोषणा की कि शेख औलिया को दरबार में खुद आना होगा वरना उसको जबरन लाए। इसने निजामुद्दीन औलिया के साथ भी झगड़ा कर लिया और कहा कि उनको यहाँ पर आना पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे तो उनको जबरदस्ती लाया जाएगा। इसके बाद देखिए इसकी मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बनता है, जो अप्रैल 1320 से सितंबर 1320 तक ही शासक रह पाता है। इसकी उपाधि पैगंबर का सेनापति थी। यह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान बना था। इसने खिज्र खां की विधवा देवल देवी से विवाह कर लिया। बाद में जब खिज्र खां की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसने उसकी विधवा देवल देवी से विवाह कर लिया। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह की सत्ता को मान्यता दिया, यानी निजामुद्दीन औलिया ने इसकी सत्ता को मान्यता प्रदान की थी। खुसरो शाह का सुल्तान बनना भारतीय मुसलमानों द्वारा सत्ता प्राप्ति का दूसरा प्रयास था। पहला प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के समय रेहान ने किया था, यानी नासिरुद्दीन महमूद जब गुलाम वंश के समय में था तो उस समय पहला प्रयास रेहान नामक व्यक्ति ने किया था और दूसरी बार इसने सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया था। इसके बाद देखिए खिलजियों का शासन समाप्त हो जाता है और फिर दिल्ली वंश पर, दिल्ली के सल्तनत वंश पर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसमें तुगलकों ने इस पर शासन करना शुरू किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो एक देखिए बरादू नामक टर्म है। बरादू टर्म देखिए होता क्या है। यह बरादू टर्म जो है नए मुसलमानों यानी वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था उनका समूह हुआ करता था। इनको
बर्नी ने अधम कहा था। बरादुओं का नेता खुसरो मलिक नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, यानी यही नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो था वो बरादुओं का नेता था। इनके विरुद्ध झंडा गियासुद्दीन तुगलक ने बुलंद किया, यानी एक प्रकार से ये लोग हिंदू थे और इन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इन सबको किसने समाप्त किया? गियासुद्दीन तुगलक ने, यानी गियासुद्दीन तुगलक इनके समय में राज्यपाल था और यह बाद में महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। जब खिलजियों का शासन धीरे धीरे कमजोर होता है तो यह कमजोर शासकों की हत्या करके अपना वंश स्थापित करता। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा दिया है क्लास में, और एक बार ये दोबारा पढ़ा रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने देर तक मेरे इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे तरीके से होली मनाइए, किसी भी प्रकार का कोई उजंडता मत करिए, हुड़दंग मत करिए, खुशी खुशी होली मनाइए और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।